सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का बहुत 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 दिल से स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा देखो चौड़ा होके आ गया हूं आप सभी के सामने, क्योंकि मैं जानता हूं सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कहीं और नहीं, यही हैं मेरी नजरों के सामने है। सभी की एक बार प्यार भरी अटेंडेंस लगा लेते हैं। नमस्ते भाई लक्ष्मी, रामनिवास, गुलाम नबी, अंकिता जहांगीर, नमस्ते मेरे भाई रीना जी, कैसे हो भाई सारे बच्चे। संजना ओझा, नमस्ते भाई, हाल चाल कैसे हैं। सब बढ़िया टनाटन मस्त एकदम। सारे बच्चे आ जाओ बेटा। आज हम आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को निपटा दिया था भाई। आज हम आप सभी के साथ मिलकर बहुत ही प्यारी सी चीज पढ़ने वाले हैं और इसे हम कहते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आज थोड़ी स्पीड से मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस पर फोकस करेंगे और बहुत ही प्यार से बहुत धीरे धीरे समझने का काम करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, नमस्ते भाई, सभी भाइयों को दिल से नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं मेरे बच्चे, आओ मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा अब। ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली हम कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो जताने की कोशिश करते हैं इच्छा को। अब इच्छा क्या हो सकती है, हम किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी के लिए विश कर सकते हैं, कुछ अच्छा होने की विश कर सकते हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ, करेक्ट है मेरे भाई। तो ये है हमारे सामने बहुत ही प्यार भरा सफर जिन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी कहते हैं। ठीक है भाई। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना मेरे भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में मजेदार होते हैं। इनको लिखने का एक ढांचा बहुत ज्यादा फेमस है, इनको लिखने का एक ढांचा बहुत ज्यादा फेमस है। में इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। उदाहरण लिखते हैं, पहले काम करते हैं छोटी सी, ठीक है ना। मानव सेड टू, या सेड के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। मे गॉड ब्लेस माई फ्रेंड्स। ठीक है भाई, आपके सामने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है भाई। इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करते हैं बेटा। इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करते हैं बेटा। ये हमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। देखो मेरे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ मानव स्पीकर है, ये हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारे सामने इन्वर्टेड कोमास है और ये हमारे सामने क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये हो गई हमारे सामने बातचीत। अब हम जब इसको चेंज करते हैं, यानी कि जब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें नेचुरल सी बात है रूल्स की जरूरत होगी भाई, है ना। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो हमें नेचुरल सी बात है रूल्स की जरूरत होगी भाई। तो आप कहोगे सर रूल्स बता दीजिए जब आप कह ही रहे हैं तो। तो मेरे बच्चों, हमारे सामने जो स्पीकर है, आप सभी लोग जानते हैं स्पीकर अपनी जगह बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। स्पीकर अपनी जगह कंसिस्टेंट ही रहता है। इसके अंदर जो लिसनर होता है ना, जो लिसनर होता है, इसका बहुत कम रोल होता है, बहुत कम रोल होता है। क्योंकि जब भी आप किसी के लिए दुआ या बद्दुआ की अगर बात कर रहे होते हैं ना, तो दुआ या बद्दुआ के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि लिसनर होना ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे, हाँ है ना, करेक्ट है भाई। अब हमारे सामने इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर बात, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए बाबू हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर जी रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम से का जिक्र करते हैं। जब हम से का जिक्र करते हैं जब हम से का जिक्र करते हैं तो इस से को लेकर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं बेटा, हम इसी के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं विश, विशेस या फिर विश्ड। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रे, प्रेज, प्रेड, ठीक है ना। किसी को अगर हम बुरा कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं तो कर्स, कर्स्ड,
कर्सेस, ठीक है ना। और इसी के अलावा अगर हम कहने की कोशिश करें, ब्लेस का मतलब किसी को आशीष देना, किसी को आशीर्वाद देना, ब्लेस इज ब्लेस्ड, ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ रहे बेटा। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इन बातों के साथ खूबसूरती ये है कि हम लोगों को कायदे से इनके साथ लिसनर की जरूरत ही नहीं होती, कायदे से तो इनके साथ हमें लिसनर की जरूरत होती ही नहीं है। अगर लिसनर लिखा भी हो तो भी अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्या बोले हम, हमें लिसनर अगर लिखा भी मिलता है तो भी हमें इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि लिसनर के होने या ना होने का कोई खासा रूल नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के लिए आप सभी लोग जानते हैं हमें कंजंक्शन की जरूरत है, लेकिन कंजंक्शन के ठीक बाद हम लोग हमेशा असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सर कंजंक्शन के लिए तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, दैट लगा लेते हैं, ताकि आगे आने वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे लिखा जा सके, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों, हाँ है ना, ठीक है बेटा, हाँ के ना, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक। अब इसके अलावा जितने भी हमारे चेंजेस हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे चेंजेस हैं वो सभी यूजुअल चेंजेस हैं। अब यूजुअल चेंजेस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का चेंज करेंगे, आप सेंटेंस के अंदर टेंस का चेंज करेंगे, दो कैटेगरी के वर्ड्स को चेंज करेंगे एंड ऑल, ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को ही आप लोगों के साथ मिलकर जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनवा दो भाई, क्या इनडायरेक्ट स्पीच में बना जाए, ठीक है। देखो स्पीकर मानव है तो मानव का मानवी तो हम करेंगे नहीं, यहां पर सेड को ही हम हटाकर किस में चेंज कर देंगे, सर किसी इंसान ने भगवान से प्रार्थना की है ना, तो यहां प्रेड कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हम मे को चेंज कर देंगे माइट में, ठीक है। आगे हमने क्या लिखा, ब्लेस हिज फ्रेंड्स, इजी, करेक्ट है भाई, क्या यहां तक की बात अच्छे से समझ आ गई मेरे भाइयों को, ओके। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, चलो साथ साथ प्रैक्टिस करके दिखाओ, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं बाबू आपके लिए। सेंटेंसेस बना के दिखाओ, करो मेरे बच्चे, मेहनत करो फटाफट से। करो मेहनत, करो करो मेहनत करो, शाबाश। बनाओ बेटा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया विवेक कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमरजीत सिंह जी आपको भी सर, आपको भी।
रमन। अब देखो बेटा, मे यू विन द क्विज। रमन ने किसी इंसान को कहा, रमन ने किसी इंसान को कहा, मेरी बात समझ रहे, कि भगवान करे आप जो है क्विज को जीत जाए, ठीक है ना। तो रमन प्रेड, उसके बाद प्रार्थना की, ठीक है ना, मे यू विन द क्विज। अब यहां इस यू को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां इस यू के लिए तो लिसनर हमें चाहिए। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहां इस लिसनर को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेड फॉर हिम, ठीक है जी। किसी भी इंसान के लिए हमने लिसनर यूज कर लिया हिम, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, बाई सेइंग दैट, क्या कहते हुए। बाई सेइंग दैट की हिंदी होती है बेटा कहते हुए। देखो कॉन्सेप्ट को फिर से समझना, ये पेपर घुमाने वाला सवाल दे रहा है। रमन स्पीकर है, रमन ने प्रार्थना की, भगवान करे आप क्विज को जीत जाएं। प्रार्थना के लिए प्रेयर लिख दिया हमने। अब इस लिखे हुए यू के लिए हमें लिसनर चाहिएगा। भाई लिसनर हमें मानना पड़ेगा, इसके साथ एक प्रेपोजिशन हमें फोर लगानी पड़ेगी। प्रेपोजिशन क्या लगानी पड़ेगी बेटा, फोर लगानी पड़ेगी, ताकि हम उस यू को चेंज करने के लिए रीजन तैयार करें। अब क्या कहते हुए, बाई, हाँ जी बच्चों, ठीक से चल रही ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो बेटा, अब क्वेश्चन के आंसर्स भी बनाने शुरू करेंगे। ये हमें समझ में आ गया। जब हम किसी को कहते हैं हेवन बिफेल अपॉन यू, तो हम उस इंसान को बेसिकली एक श्राप देना चाहते हैं, हम उसके लिए कुछ बुरा कहना चाहते हैं कि भगवान करे तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, ठीक है भाई, हाँ या ना। अब बच्चे सवाल नंबर 3 पर दिमाग लगाते हैं। संजीव सेड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, ठीक है जी। सवाल का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हम। देखो यहां पर हमारे सामने जो लिखा ना गुड मॉर्निंग, दोनों में ना फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। गुड मॉर्निंग किसी इंसान को तब कहते हैं जब हम किसी इंसान को विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं। सामने कोई इंसान आए तो हम उसको वेलकम वाला विश करते हैं। तो हमने क्या कहा, संजीव विश्ड, ठीक है जी। यहां पर यू के लिए हमें लिसनर चाहिएगा। मान लीजिए हमने लिसनर हर मान लिया है, ठीक है ना, हर गुड मॉर्निंग। और इसके बाद यहां से सवाल उसने पूछने का काम किया है, एंड आस्क्ड, ठीक है ना जी, एंड आस्क्ड हाउ शी वाज दैट डे, ठीक है भाई। अब इसके इनडायरेक्ट स्पीच पर काम करते हैं हम। तो किरण सेड टू मी, ठीक है ना। अब यहां पर सेड और टू को जब आपस में मिलाने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर गुड नाइट हम किस लिए कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जब आप किसी इंसान से, मान लीजिए कोई ए इंसान है किसी बी से मिलने गया, ठीक है, दिन का समय, तो वो गुड मॉर्निंग कहेगा। शाम के समय अगर वो जाएगा तो वो उस इंसान को गुड मॉर्निंग तो सुबह के लिए कह देगा, शाम के लिए वो गुड इवनिंग कहेगा, चाहे वो पहुंचे 8 बजे ही क्यों ना रात के, चाहे वो पहुंचे क्यों ना 8 बजे ही रात के, लेकिन वो उस इंसान को विश करेगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ठीक है ना जी। और जब यही ए जो है ना वापस जाने का काम करेगा यहां से, तो ये कहेगा क्या चीज, गुड नाइट, ठीक है ना जी। और दिन के समय में जब वापस जाएगा तो ये कहेगा हैव ए गुड डे या हैव ए गुड इवनिंग, ठीक है जी। यानी कि मेरे जाने के बाद आपका जो समय बचेगा, मेरे जाने के बाद आपका जो समय बचेगा, आप उस समय में भरपूर एंजॉय कीजिए, भगवान करे आप खुशी महसूस करें और अच्छे से आनंद लें, ठीक है भाई। तो ये इस बातचीत को पूछने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां हमें जाते वक्त अलविदा कहना है, तो इसके लिए एक वर्ब हम यूज करते हैं, बिड, बेड, बिडन, किसी को अलविदा करना। तो किरण बेड मी, मुझे क्या कहा, गुड नाइट, ठीक है ना। मुझे जाते वक्त विदा कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया,
एंड एडवाइज्ड। अब आप कहेंगे सर एडवाइज्ड के साथ लिसनर हमें चाहिएगा, है ना, एडवाइज्ड के साथ हमें लिसनर चाहिएगा। तो एडवाइज्ड के साथ हमें अगर लिसनर चाहिएगा तो इस लिसनर को यहां से हटाकर, इस लिसनर को यहां से हटाकर हम यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे का आंसर बनाना आसान है, टू स्लीप वेल। खत्म हो गई बात, ठीक है भाई। ओके गाइज, बेटा क्लास ठीक से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ मेरे भाइयों, ठीक है भाई। तो यहां तक तो हम लोगों ने जो समझा वो हमारी बहुत बड़ी नरेशन की महागाथा खत्म होती है। अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। आओ मेरे भाइयों, थोड़ा एडवांस लेवल पर अब आप लोगों के नरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाते हैं, ताकि अब फिर प्रैक्टिस के लिए अब आप लोगों को तैयार किया जा सके। ये टॉपिक फॉर्मली तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ और एरियाज को हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। कुछ और ऐसे एरियाज को हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। अब ऐसे एरियाज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा भाई। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहली बात, कभी कभी हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में, मेरे बच्चों, कभी कभी हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखने को मिलता है क्या चीज, या तो एक वर्ड या फिर हमें देखने को मिलता है क्या चीज, एक फ्रेज, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो मैंने क्या लिखा है, हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक वर्ड या फ्रेज देखने को मिलता है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में वी ट्राई टू एज्यूम द रिपोर्टेड स्पीच। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम द कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और हमारा ध्यान ज्यादातर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। इसी की वजह से हम पूरे के पूरे सेंटेंस को एज्यूम कर लेते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एक दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा इनको बदल कर दिखाएं। रीना सेड टू मी गोइंग, ठीक है जी, ओके। जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे। द कारपेंटर, ठीक है जी, कारपेंटर की जगह किसी और को पकड़ लेते हैं भाई। द कैप्टन सेड वेल डन प्लेयर्स। बना के दिखाओ बेटा फटाफट से, इनको इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करके दिखाएं। बनाओ बेटा, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके दिखाओ। शाबाश। इनडायरेक्ट स्पीच मेरे साथ बनाना सीखेंगे बेटा, देखो ध्यान से समझिएगा। रीना, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीकर है। सेड टू मी, क्वेश्चन मार्क की वजह से हम लोग यहां पर किस पर आ गए, आस्क्ड मी। अब रीना ने सर सेड टू के बाद लिखा है मी गोइंग क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर दो मीनिंग हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की वजह से दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग हो सकता है क्या आप जा रहे हैं, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग हो सकता है
आप कहां जा रहे हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग कोई भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे मैंने कहा इफ, लिसनर की वजह से हमें आई लिखना पड़ेगा, इफ आई वॉज गोइंग, या फिर इसी को बना सकते हैं वेयर आई वॉज गोइंग। अब ये चीज की जिद नहीं पकड़नी कि सर हम यही लिखेंगे या वो लिखेंगे। आपके पेपर में दोस्तों आपको ना क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 चॉइसेस दी जाएंगी। ये डायरेक्ट स्पीच हो सकता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है। आपको इन लिखी हुई 4 चॉइसेस में से अपना आंसर मार्क करना है कि कौन सा आंसर आपकी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए जिद नहीं पकड़नी है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए तभी मैं आंसर मार्क करूंगा, ठीक है ना। जो गिवन है उसी में से ही आपको बेस्ट अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है मेरे भाई। द कैप्टन सेड वेल डन प्लेयर्स, द कैप्टन, ठीक है ना। अब वेल डन कहने का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा? वेल डन कहने का मतलब हम सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, सीधी बात है। वेल डन कहने का मतलब हम सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे हैड डन वेल। अब यहां पर एक्सक्लेम्ड क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन कहीं है नहीं, वरना यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देते इसका हम। ये सवाल बहुत बार पेपर ने पूछा है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। मिस्टर दास, अब यहां लिखा कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है? किसी की बात को काटते हुए। कोई इंसान आपके सामने बोल रहा है, उसकी बात को सुनते सुनते आपने उसकी बात को काट दिया और अपनी बात कह दी, ठीक है ना, है कि नहीं। तो आपने क्या कहा? मिस्टर दास इंटरवीन्ड। इंटरवीन का मतलब होता है दखल कर देना, इंटरवीन्ड एंड आस्क्ड। क्या चीज? मिस्टर शर्मा फैक्ट्स कहां है? वेयर द आस्क्ड के बाद ये मिस्टर शर्मा लिसनर है ना, वेयर द फैक्ट्स वर, ठीक है जी। बात को काटते हुए उन्होंने सवाल पूछा, फैक्ट्स कहां है, ठीक है। अब इस सवाल में कहेंगे शी सेड प्लीज स्टॉप इट, ठीक है ना। शी रिक्वेस्टेड, अब किसी इंसान को ही कहा जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टॉप इट, एंड इनफ के बाद फुल स्टॉप है, तो इस इनफ को ही एजर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड सेड दैट इट वॉज इनफ, कि जो आपने कह दिया, जो आपने कर दिया, जो आपने यहां कह दिया है, जो आपने बता दिया है, इतना इनफ है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, हाँ है ना, ठीक है, बात समझ गए भाई। तो ऐसे हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, एज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है भाई। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को हमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई? एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट होगा। आइए मेरे बच्चों, अब चलते हैं एक अगले नियम पर, थोड़ा एडवांस लेवल पर नियम पर ध्यान आपको देना होगा, ठीक है ना। यहां पर हमने अभी एक ही नियम सीखा ना, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ड अगर देखने को आपको मिले, ठीक है ना। अब आओ थोड़ा सा एडवांस लेवल की दूसरी बात पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ मस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं ली है ना। इस मस्ट को लेकर हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं सेंटेंसेस में। इसमें अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस के अंदर डील करते हैं। सेंटेंसेस कई बार हमें घुमाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चों, इनको 3 तरीके से हम चेंज करने का काम करेंगे भाई। पहला तरीका, अगर हमारे सामने कोई ऐसी बात कही गई है जिसका केवल प्रेजेंट रेफरेंस ओनली, यानी कि जो बात आपके सामने किसी ने कही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट तक ही सीमित है, भविष्य में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो बात प्रेजेंट की प्रेजेंट में ही खत्म हो जाएगी, तो उस बातचीत को हम ले जाकर चेंज कर देंगे किसमें? हेड टू में।
फिर दूसरी बात आती है कोई ऐसा एक्शन जो हमें फ्यूचर रेफरेंस देने का काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, सर लगाकर वुड, आगे हैव और टू लगा देंगे। ये सर फ्यूचरिटी ऑफ एक्शन बताता है। और कोई ऐसी एक्शन जो कि टाइमलेस बन जाए, क्या बन जाए, टाइमलेस रेफरेंस हमारे सामने आ जाए। टाइमलेस रेफरेंस का मतलब जैसा प्रेजेंट में वैसा फ्यूचर में वैसा ही पास्ट में, तो ऐसे मामले में हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगेगा इसी बहाने। ठीक है भाई, तो कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बेटा इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ, लिखे हुए इन सेंटेंसेस को जरा इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ फटाफट से। शाबाश, बनाना पड़ेगा भाई। शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ, और भी सवाल दे रहा हूं मैं। बनाइए भाई। मेहनत कीजिएगा प्लीज। लो बच्चों, 4 सवाल लिखे हैं, बनाकर दिखाओ। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया। आओ मेरे बच्चों, अब इन क्वेश्चंस को मैं समझाने का काम करता हूं। बड़े प्यार से समझो, कोई भी बात मुश्किल नहीं है बेटा। देखो, पहले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बनाया, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। वन मस्ट बी केयरफुल वाइल चूजिंग फ्रेंड्स। एक इंसान को केयरफुल होना चाहिए जब वो दोस्तों को चुने। तो आपको ये टाइमलेस स्टेटमेंट है सर। इस लिखे हुए वाक्य में हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, जो भी है एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए सत्य बात है। जब भी आपको दोस्तों का चुनाव करना हो ना, तो सोच समझ के दोस्तों का चुनाव करना चाहिए। ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, गणेश सेड दैट ही, यहां लिखा है क्या चीज, आई मस्ट लीव फॉर द स्टेशन, मुझे स्टेशन के लिए निकलना होगा 9 बजे सुबह कल। तो कल फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है, तो फ्यूचर की तरफ लेकर जाना होगा तो वुड हैव टू लगा देंगे। वुड हैव टू लीव फॉर द स्टेशन at
9 AM। टुमारो को आप क्या लिख देंगे? द नेक्स्ट डे। खत्म हो गई बात। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। शेखर सेड टू मोनिका यू मस्ट रिपे माई मनी। ठीक है ना। शेखर टोल्ड मोनिका। यू किसके अनुसार चेंज? मोनिका के अनुसार चेंज शी। सर किसी ने किसी से पैसा लिया, लौटा दिया। वन टाइम एक्शन है, केवल प्रेजेंट तक ही ये चीज लिमिटेड है। दैट शी हैड टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे? रिपे हर मनी। ठीक है जी, हाँ का ना। इजी गाइज। द शॉपकीपर said that everyone must avoid the use of plastic bags। हर किसी को प्लास्टिक बैग का यूज अवॉइड करना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या समझ में आया? अब इस बात का मतलब ये समझ में आया कि ये तो टाइमलेस स्टेटमेंट है। प्लास्टिक बैग्स का यूज किसी को भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो कुछ चेंज करने लायक बात बची ही नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ कि ना? ये हो गई दूसरी बात मेरे बच्चों। अब आओ मेरे भाई तीसरी बात से मुलाकात करते हैं। तीसरी बात हमें यह समझाती है कि हम विल या शेल को, मेरे प्यारे भाइयों, हम विल या शेल को, ठीक है, एक बार कमेंट्स पे एक्टिव होना भाई सारे बच्चे जरा। कुछ बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं शायद। एक बार कमेंट्स पे एक्टिव होना मेरे भाइयों जरा फटाफट से। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। चलिए जी भाई, अब हम विल या शेल के बारे में ये जानते हैं कि विल या शेल को हम चेंज करते हैं किस में? वुड में। वुड में हम इसको केवल तब चेंज करते हैं जब हम किसी भी फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि भविष्य में ऐसा होगा उस चीज को बताने की हम काम करते हैं। भविष्य में होने वाले एक्शन का जब सजेशन हम किसी को दे रहे हैं तब उस चीज के लिए विल या शेल को हम वुड में चेंज करते हैं। लेकिन खाली शेल को, खाली शेल को शुड में सिर्फ एक ही सिचुएशन में चेंज किया जाता है, जब आप किसी इंसान को किसी चीज का सजेशन देना चाहते हैं या फिर हो सकता है परमिशन का कॉन्टेक्स्ट आप लोग जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप उनको बनाने की कोशिश, ठीक है जी, आप उनको जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। बनाओ बेटा। चलो भाइयों, 3 सेंटेंसेस आपके सामने बनाकर दिखाएं फटाफट से। बहुत अच्छे राहुल प्रजापति बेटा, बहुत अच्छे। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चंस बना के दिखाओ। अब क्वेश्चंस बना के दिखाओ फटाफट से मेरे बच्चे।
चलो भाई, मैं भी बना लेता हूं आप लोगों के सामने। पहला वाक्य पढ़कर देखते हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है मेरे बच्चे हमें? शी सेड टू हिम, शेल आई ब्रिंग अ पिज्जा? कोई बात नहीं। शी आस्क्ड हिम, इफ लगा लो, वेदर लगा लो। अब इस सवाल के अंदर हम सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं। सामने वाले को हो सकता है हम सजेशन भी दे रहे हों। सामने जो भी इंसान हमारे सामने है, उस इंसान को सजेशन भी इस बात का हम दे रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए एक पिज्जा लेकर आऊं? ठीक है ना? तो आप इस लिखे हुए आई को शी के अनुसार चेंज करेंगे। इफ शी शुड ब्रिंग अ पिज्जा। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। राधा सेड वी शैल रीच ऑन टाइम। अब इसमें ना तो कोई परमिशन है, ना इसमें कोई सजेशन है। ये तो फ्यूचर एक्शन की सजेशन बात कर रहा है। यानी कि ये जो वाक्य लिखा हमारे सामने है, फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है। वी को राधा और उसके ग्रुप के लोगों की वजह से हमने दे में चेंज किया। आगे लिखेंगे दे वुड रीच ऑन टाइम। खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्रिंस बेटा, आप पूरी क्लास में सिर्फ हेलो सर लिखते रहते हो। ऐसा क्या है जो हेलो सर का जवाब मुझे देना चाहिए? आप मुझे बताओ। आज तक आपने मेरे बेटे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ऐसी क्या चीज है जो आपको बस सिर्फ हेलो सर लिखने पर मजबूर करती है? क्या ऐसा मिल जाता है कि क्लास में पढ़ाते वक्त आपका पढ़ने पे ध्यान ना होकर सिर्फ हेलो 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 करने पे ही रहता है? अगर आप ये हरकतें करते हो तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें आप अपना सिलेक्शन खो दोगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि कमेंट करने से मैं सर का ध्यान अपनी तरफ ले जाऊं और मैं सिर्फ सर के साथ अपना नाम बुलवा लूं, तो सर आप बहुत नुकसान पे हैं, आप बहुत बड़े नुकसान पे हैं। ठीक है? ये सच में एक बहुत वाहियात घटिया हरकत है कि आप चल रहे क्लास और हेलो सर हेलो सर हेलो सर, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप किसी भिंडी बाजार में बैठे हैं और मैं आपके सामने से निकल रहा हूं और बस आप हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर। अच्छी हरकत है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोमल सेड आई शैल रिवाइज माई लेसन वेल। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा। बाकी का सारी व्यवस्था में चेंज कर देता हूं। यहां पर वुड या फिर शुड का डिसीजन आप लोगों के लिए है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना बेटा, ये एडवांस लेवल है। ठीक है ना? ये वो लेवल है जब एग्जामिनेशन तुक्केबाज स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर करना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हैं? आपको जब तुक्केबाज स्टूडेंट्स का मतलब पेपर से बाहर करना हो तब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप अपना जवाब दीजिएगा, यहां वुड या शुड आप लगाएंगे? बताइए भाई, करिए कोशिश फटाफट से। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में सिर्फ यही कहेंगे, एक इंसान अपने लिए एक सजेशन तैयार कर रहा है, एग्जाम से पहले मुझे अपना सारा कुछ रिवाइज करना है। तो पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है बेटा? सजेशन। इसीलिए आपने शुड कह दिया, ना कि वुड। ये सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये भी बात करेक्ट हो गई। चलो बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 4 बताता हूं। ठीक है सर, हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है जी, इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्या इनके बीच भी कोई फर्क है? क्या इन दोनों के बीच में भी कोई डिस्टरबेंस है? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है बेटा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, मोनिका सेड टू हिम, डू यू वांट अ बुक? और फिर इसी लिखे हुए सवाल को मैं फिर से आप सभी के सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है जी,
इसी सवाल को फिर से मैं आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मामले में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब इस मामले में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है दोस्त? थोड़ा सा फोकस करना सीखेंगे मेरे साथ। देखिए बेटा, जब इफ की या वेदर की बात कही जाती है, जब इफ की या वेदर की बात कही जाती है, तो ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। इनमें कोई खासा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, ठीक है ना। आप इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, मोनिका आस्क्ड हिम, बाबू इस आस्क्ड की जगह आप यहाँ इंक्वायर्ड लगा सकते हैं, लिसनर होने की वजह से ऑफ इसके साथ लगा देंगे। डिमांडेड अगर लिखा हुआ है, ऑफ लगाकर हिम लगा देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी यूज हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो आप यहां पर इफ लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर वेदर लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है जी, फाइन, हाँ कि ना, ओके। अब इस सिचुएशन में, इस लिखी हुई सिचुएशन में हमें कोई भी एतराज नहीं है, दोनों में से कोई भी आए, ये अपनी जगह दोनों ही वैलिड हैं। लेकिन इस वेदर के साथ एक खासी प्रॉब्लम क्या है, हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वेदर तब यूज करते हैं जब हम किसी के सामने चॉइस रखते हैं, और चॉइस को रखने के लिए ही हम लोगों को सेंटेंस में वेदर के साथ हमेशा कंजंक्शन और की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। वेदर के साथ हमेशा कंजंक्शन और की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, ओके। अब मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बनाऊं, मोनिका asked him whether he wanted a book or not, ठीक है ना जी। इफ और वेदर का अगर सामान्य मीनिंग हम समझने की कोशिश करें तो इसका, ठीक है जी, यदि या फिर क्या का एहसास ये हमें देता है, यदि या फिर क्या का एहसास ये हमें देता है, ठीक है जी। मोनिका ने उससे पूछा क्या उसे किताब चाहिए या नहीं। क्या की जगह आप इसकी हिंदी में यदि का भाव भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। पहले यहां तक की बातें आप मुझे बताएं बेटा, यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई? करेक्ट हो गया भाई? चलो भाई, अब एक अगला कॉन्सेप्ट और बता देता हूं बेटा, आ जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आ जाओ बेटा। अभी तक हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बता चुके हैं? सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया वर्ड या फ्रेज को कैसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, मस्ट को लेकर क्या कंफ्यूजन है, विल शैल को लेकर क्या कंफ्यूजन है, क्लोज एंडेड, इफ और वेदर का डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बात पर पहले आप फोकस कीजिएगा। मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, आपके सामने ना 3 सेंटेंसेस यहीं पर लिख दे रहा हूं, 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इनको जरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे प्लीज, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, आप इनकी जरा डायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। आप जरा इनकी डायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये अच्छे सवाल हैं, आपको परेशान करते हैं पेपर में,
ठीक है, ये आपके पेपर में परेशान करते हैं। डायरेक्ट स्पीच बनाना बेटा इनके। आप जब इनको डायरेक्ट स्पीच में लेके जाओगे, ये आखिरी बात है बेटा, फिर हमारा यहाँ पर थियरी वाला जो जोन है, थियरी वाला जो एरिया है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम अपनी थियरी पर पूरा काम कर चुके हैं। इससे अगली क्लास में हम प्रैक्टिस पर ही आपके साथ मुलाकात करेंगे। देखो मुद्दा क्या है बेटा, जो लड़ाई है किस बात की है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर मेरे बच्चों, अगर हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है तो भाई हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हमें पता है। अगर हमारे सामने पास्ट परफेक्ट लिखा है तो भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और अगर हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा वाक्य है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार इस बात को फिर से समझना। मेरे सामने अगर लिखा हुआ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलेगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है भाई, बोलो हाँ। अब ये वाली बात अगर अपनी जगह वैलिड है मेरे भाइयों, तो हमें तो अब यहां पर इस बात को सोचने पर और ज्यादा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा मेरे भाई, कि सर जी अगर इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ ले जाना है तो सर जी ये बात तो हमारे लिए आसान है। मुसीबत कहां खड़ी हो गई कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच से वापस डायरेक्ट स्पीच पर आए, तब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टेंस में ये जाएगी बातचीत। समझे भाई उलझन क्या है? भाई पहले सेंटेंस को अगर डायरेक्ट स्पीच में मैं लिखूंगा तो क्या कहूंगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही चेंज हुआ है ही के लिए, आई। अब यहां हेड पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। अब इस चीज को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, टाइम बताने वाले वर्ड, ठीक है ना। इस चीज के लिए हेल्प आपको कौन करेंगे, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किस चीज को पहचानने में मदद करते थे, टेंस एंड टाइम को पहचानने में मदद करते थे। बस खेला इसी पर टिका हुआ है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड लंच। अब आप कहोगे सर इस लिखी हुई बात में कहीं पर कोई टाइम बताने वाला टेंस नहीं है, बताने वाला है नहीं, प्रेजेंट में चुपचाप उसको उठा के रख दो, आई हैव हैड द लंच। पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया, आई हैव हैड द लंच। खत्म होगी बात भाई। देखो सीधी सी बात है, जो चीज प्रेजेंट की है उसे पास्ट में ले जा रहे हैं हम, ठीक है ना। पास्ट वाली चीज का प्रेजेंट में वापस लाएंगे, कोई भी अगर हमारे पास समय बताने वाला शब्द नहीं है। सवाल नंबर 2 का डायरेक्ट स्पीच बना के देखते हैं। रवि said to me, comma inverted commas begin, he had paid the bill 3 days before। अब 3 days before की वजह से क्या हुआ,
3 दिन पहले, ये कौन से टेंस का इंडिकेटर है? पास्ट इंडेफिनिट का। इसी वजह से आप क्या चेंज करेंगे? आई पेड द बिल 3 days। अब इस बिफोर को चेंज करते हैं अगो में। ठीक है जी। अब बाबू टेंस अगर रिवाइज किया है तो आप बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे इस चीज को। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई। टेंस रिवाइज नहीं किया तो फिर ये दिक्कत है ही। अब सन्नी कुमार कह रहे सर हेड 2 बार लिखा है। बाबू मत पढ़ो, रिवीजन मत करो बेटा। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ मेरे बेटा। द ओल्ड मैन सेड दैट, सेड के बाद दैट है, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया। द लेबरर्स कट द ट्रीज। अब आप कहोगे, इस बात को ध्यान से देखोगे तो कट अपने आप में एक इरेगुलर वर्ब है, यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है। तो यहां पर अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरीके से लेकर जाऊं तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि मजदूरों की हम हैबिट बता रहे हैं, है ना, रूटीन एक्शन बता रहे हैं। तो दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर आप इसको उठाकर कैसे लिखेंगे? आप इसको उठाकर द लेबरर्स कट द ट्रीज। भाई यहां पर भी हमने हैबिट को हैबिट ही देखा, यहां पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हैबिट ही बताया है। हैबिट का इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज ही नहीं करते। करेक्ट हो गया भाई। अगला सवाल हमारे सामने नंबर 4 पर है। द ओल्ड मैन सेड कोबा। ठीक है जी। द लेबरर्स हेड, क्या लिखेंगे आप? द लेबरर्स हेड कट दोज ट्रीज। अब इसमें क्या कहानी है? यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ दोज ट्रीज। आप जानते हैं कि दीज को दोज में चेंज करेंगे, है कि नहीं? अब यहां हमारे सामने पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट को दीज को दोज में हम चेंज करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? यानी कि ये बात किस में जा रही है? प्रेजेंट से पास्ट में जा रही है। तो प्रेजेंट से पास्ट में जा रही है तो हैव कट दीज ट्रीज, प्रेजेंट से कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएंगे हम। ठीक है जी। तो ये अपना में एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी उलझन है। करेक्ट है भाई, हाँ कि ना? ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आप लोगों ने ये जो जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है जी, आज आप लोगों ने ये जो जो चीजें पढ़ी हैं कि भाई गहराई से रिवीजन करना मेरे बच्चे। ठीक है बेटा? तो जब रिवीजन कर लेंगे आप लोग, खूबसूरती से इन चीजों को समझ लेंगे, अब अगली क्लास में हमारी आपसे मुलाकात होगी। हम आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे नरेशंस के बेहतरीन सवालों की, और इन बेहतरीन सवालों के साथ हम अपना लेवल उठाएंगे भाई। ठीक है? वी विल बी हैविंग अ वेरी नाइस एंड डिटेल्ड डिस्कशन लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके गाइस? ठीक है भाई, रिवीजन जरूर कीजिएगा बेटा, बिना रिवीजन कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल। ठीक है? और जो आपसे बात होगी ना, वो बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके? अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। नमस्ते भाई, थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा भाई, गॉड ब्लेस यू।